हेलो दोस्तों, वेलकम टू एक्सपेरिमेंट अप्रोच। दोस्तों, इसके पहले हम लोगों ने बायोलॉजी के दो महत्वपूर्ण चैप्टर तंत्रिका तंत्र और कंकाल तंत्र को देख लिया था। आज जिस तंत्र की हमारी चर्चा रहेगी उसके बारे में कहा जाता है कि सांस है तो आस है। तो उसी तंत्र की आज हम चर्चा करेंगे जिसका नाम श्वसन तंत्र है। इसके अंतर्गत हम श्वसन तंत्र में सम्मिलित सभी भागों को देखेंगे और श्वसन क्रियाएं कैसे होती है इसको देखेंगे, जो आपके बिहार एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो चलिए सेशन की शुरुआत करते हैं। तो देखिए, श्वसन तंत्र, सबसे पहले एक चीज जानिए कि हम जो खाना खाते हैं तो खाना खाने से जो पाचन के फलस्वरूप जो उत्पाद प्राप्त होता है वो ग्लूकोज प्राप्त होता है। जब कार्बोहाइड्रेट है वो टूटता है किसमें? ग्लूकोज में। लेकिन हमें ग्लूकोज से कोई एनर्जी नहीं मिलती है। ग्लूकोज से हमें कोई एनर्जी नहीं मिलती है। ग्लूकोज में जब ऑक्सीजन का समावेशन होता है, ऑक्सीजन उसके साथ अभिक्रिया करता है, तो ग्लूकोज को तोड़ने के फलस्वरूप हमको ऊर्जा मिलती है। यानी जो अंतिम रूप से ऊर्जा हमें मिल पाती है वो कहां से मिल पाती है? हमको श्वसन के क्रिया के फलस्वरूप हमें ऊर्जा मिल पाती है। तो यहाँ पे देखिए कि इस ग्लूकोज को तोड़ने में किसका योगदान हो रहा है? ऑक्सीजन का। इसलिए श्वसन जो है वो एक प्रकार की ऑक्सीकरण की अभिक्रिया है। इसमें ऑक्सीजन जो है वो भाग लेता है। और दूसरा कि ये एक प्रकार का अपचायी क्रिया है। अपचायी क्रिया उसको कहते हैं जहां पे जो रिएक्शन है, जो कॉम्प्लेक्स चीज है वो टूटता है। जहां पे टूटने की जो प्रवृत्ति होती है, जिस अभिक्रिया में कोई जटिल अणु टूटता है सरल अणु में, तो उसको कहते हैं ये अपचायी क्रिया है। तो श्वसन कैसी एक क्रिया है? वो ऑक्सीकरण की क्रिया है। और कैसी क्रिया है? एक अपचायी अभिक्रिया है। ठीक है। तो श्वसन हमें ऊर्जा देने का काम करता है। हमें ग्लूकोज से ऊर्जा नहीं मिलती है। जब ग्लूकोज को कौन तोड़ेगा? ऑक्सीजन। जब ऑक्सीजन ग्लूकोज को तोड़ेगा तो हमें ऊर्जा मिलेगी। और जिस तंत्र के माध्यम से टूटता है वो श्वसन तंत्र है। अब हम पूरे श्वसन तंत्र को समझते हैं बारी बारी से। यहाँ पे देखिए श्वसन तंत्र। सबसे पहले श्वसन तंत्र में कौन कौन से भाग आते हैं उसको देखने से पहले एक चीज देखते हैं, श्वासोच्छ्वास। श्वासोच्छ्वास क्या होता है? जिसको ब्रीथिंग बोलते हैं, या ये जो ब्रीथिंग है ना वो बाह्य श्वसन के अंतर्गत आता है। देखिए, श्वसन जो होता है ना वो तीन प्रकार से आप उसको क्लासिफाई कर सकते हैं। एक बाह्य श्वसन, एक गैसों का विनिमय, कैसे गैस जो है वो एक्सचेंज होता है, और तीसरा आंतरिक श्वसन। तो जो आंतरिक श्वसन होता है वो कोशिका के स्तर पे होता है। ठीक है। और जो बाह्य श्वसन होता है ये शरीर में हवा का अंदर जाना और शरीर से हवा का बाहर आना, वो बाह्य श्वसन, इसको हम लोग श्वासोच्छ्वास या ब्रीथिंग कहते हैं। तो अब ये जो ब्रीथिंग होता है उसमें एक बार हम हवा को अंदर लेते हैं, दूसरी बार हवा को बाहर निकालते हैं। तो जब हम हवा को अंदर लेते हैं उसको हम लोग निःश्वसन कहते हैं। क्या कहते हैं? निःश्वसन कहते हैं। और जब हम हवा को बाहर निकालते हैं तो उसको कहते हैं निःश्वसन। क्या कहते हैं? निःश्वसन। तो वायुमंडल में जो गैसें हैं वही ना अंदर जाएंगी। तो वायुमंडल में जो गैसों का अनुपात जिस प्रकार से है उसी प्रकार से हम गैसों को अंदर लेते हैं। जैसे हम वायुमंडल से नाइट्रोजन 78% है तो हम 78 का 78 लेते हैं। ऑक्सीजन 21% के करीब है, ये लेते हैं। कार्बन डाइऑक्साइड 0.03% के करीब होता है तो उसको हम अंदर ले लेते हैं। लेकिन जब हम श्वसन की अभिक्रिया कर लेते हैं उसके फलस्वरूप ये जो चार्ट है उसमें कुछ परिवर्तन होता है। नाइट्रोजन का कोई यूज नहीं है। जितना नाइट्रोजन हम लिए हैं वो नाइट्रोजन हम निकाल देते हैं। लेकिन यहाँ पे ऑक्सीजन का यूज होता है किसको तोड़ने के लिए? ग्लूकोज को तोड़ने के लिए। तभी ना हमको ऊर्जा मिलती है। तो जो 21% का ऑक्सीजन था वो 17% में चेंज हो जाता है। यानी 4% ऑक्सीजन का लॉस होता है। और ये 4% ऑक्सीजन का लॉस क्यों हुआ? ग्लूकोज को तोड़ के ऊर्जा बनाने में। ठीक। अब यहाँ जो ग्लूकोज के तोड़ने से क्या मिलता है? कार्बन डाइऑक्साइड। तो अब ग्लूकोज टूटा है, 4% ऑक्सीजन ने ग्लूकोज को तोड़ा है, तो ग्लूकोज को तोड़ने के फलस्वरूप क्या निकला है? कार्बन डाइऑक्साइड। तो ये 4% कार्बन डाइऑक्साइड हो जाता है। इस प्रकार हम 78% नाइट्रोजन को लेते हैं, ऑक्सीजन को 21% लेते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड को 0.03% लेते हैं। और निकालने टाइम, निःश्वसन के टाइम, हम 78% का 78% नाइट्रोजन निकाल देते हैं, ऑक्सीजन 17% निकालते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड 4% निकालते हैं। ठीक है। तो इस प्रकार हमने बाह्य श्वसन देख लिया, जिसको हम श्वासोच्छ्वास कहते हैं। इसके अंतर्गत बाह्य श्वसन में सांस का अंदर लेना,
और बाहर निकालना, ये होता है आपको श्वासोच्छ्वास या बाह्य श्वसन। अब हम आगे चलते हैं, थोड़ा सा हम श्वसन के मार्ग को देख लेते हैं कि श्वसन जो एक सिस्टम है उसमें कौन कौन से मार्ग हैं, वो किस प्रकार श्वसन होता है, इसको देखते हैं। तो देखिए, सबसे पहले जो श्वसन का पहला मार्ग होता है वो नाक होता है। अब नाक में दो श्वसन अंग है, एक नासा छिद्र है और एक नासा कपाट है। ये वाला, ये जो आपको हड्डी दिख रहा है, ये नासा कपाट है। तो नासा छिद्र को पहले देखिए, ये दोनों नाक के अंतर्गत होगा, ठीक है। तो सबसे पहले नासा छिद्र में क्या होता है, तो नासा छिद्र में छोटे छोटे बाल पाए जाते हैं जो क्या करते हैं, धूल कण को रोकते हैं, और ये प्रारंभिक श्वसन तंत्र है, ठीक है, श्वसन अंग है। उसके बाद जो है हम लोग कहाँ पहुंचेंगे, नासा कपाट पे। नासा कपाट जो है वहां से म्यूकस का स्रावन होता है जो कि जीवाणु को रोकने का काम करता है, या फिर कोई इन्फेक्शन जो जा रहा हो हवा के माध्यम से उसको रोकता है, वो म्यूकस के माध्यम से। और यहीं पे एक लोब लगा होता है जो कि हमको सुगंध का हमको एहसास कराता है, ठीक है। उसके बाद फेरिंग्स होता है, लैरिंग्स होता है, श्वास नली होता है। श्वास नली के बाद ब्रोंकाई होता है, ब्रोंक्यूल्स होता है, एल्वोलाई होता है। उसके बाद गैसों का एक्सचेंज होता है ब्लड में, और सेल तक हम पहुंचते हैं। तो बारी बारी से समझते हैं सभी चीजों को, ठीक है। अब हम चलते हैं उसके श्वसन के मार्ग को देखते हैं। देखिए, तो सबसे पहले हम बात करेंगे नासा छिद्र का। तो देखिए, जो नासा छिद्र है वो वायु का प्रवेश मार्ग है, मैंने पहले ही बताया। यहाँ पे बाल होते हैं, नासा छिद्र में क्या होता है, बाल होता है जो क्या करता है कि धूल कण को अंदर जाने से रोकता है, धूल कण को अंदर जाने से रोकता है। उसके बाद नासा कपाट मैंने बोला था, नासा छिद्र, नासा कपाट। तो ये जो नासा कपाट है ये क्या होता है कि नाक का पिछला भाग होता है, और यहाँ पे जो होता है म्यूकस का स्रावन होता है। यहाँ से ग्रंथि पाई जाती है, वहां से म्यूकस का स्रावन होता है। म्यूकस चिपचिपा पदार्थ होता है जो कि धूल कण तो बाल रोक लिया, अब कोई बैक्टीरियल इन्फेक्शन हो, कोई वायरल इन्फेक्शन हो, इसको अपने में सटा के वो अंदर नहीं जाने देता, म्यूकस होता है। और यहीं पे ओल्फैक्टरी लॉब होता है नासा कपाट के पास, जो हमें सुगंध का एहसास कराता है। वैसे जब मैं तंत्रिका तंत्र पढ़ा रहा था तो मैंने आपको बताया था कि हमारे शरीर में घ्राणीय पिंड होता है जो कि अग्र मस्तिष्क का भाग होता है, वहां से भी सूंघने की अनुभूति होती है, ठीक है। तो ये ओल्फैक्टरी लोब कहाँ पाया जाता है, नासा कपाट में, जो हमें सुगंध का एहसास कराता है, ठीक है। अब हम आगे चलते हैं, आगे आएंगे तो आपको मिलेगा फेरिंग्स और लैरिंग्स, ग्रसनी और स्वर तंत्र। इसका लिखा हुआ चीज पढ़ने से ज्यादा अच्छा होगा कि हम इसका विजुअली देख लेते हैं। जैसे देखिए सबसे पहले ये नेजल कैविटी है, ये नाक आपको दिख रहा है। इस नाक में एक नासा मार्ग था, उसमें नासा कपाट था। उसके बाद क्या हुआ कि ये नाक जो है वो यहाँ पे आएगा, यहाँ पे आएगा। यहाँ पे आप चीज देखिए कि यहाँ से मुंह का भी रास्ता आ रहा है। देखिए एक मिनट, यहां से जो है नाक का रास्ता भी आ रहा है, ये वाला रास्ता, ये वाला रास्ता नाक का रास्ता है, और इधर से जो है मुंह का भी रास्ता है। तो यही वाला जो कॉमन एरिया है, यहां से आप बटेगा। देखिए यहां से दो रास्ता बटेगा, एक जो है वो जाएगा किधर, श्वास नली की ओर, और ये है खाने का रास्ता। तो ये जो कॉमन रास्ता होता है जिसको हम लोग हल्लक बोलते हैं, हल्लक, जहां से वो लटका हुआ दिखाई देता है जिसको हम कंठ बोलते हैं, तो जो है वो उसी कॉमन रास्ता, उसी हल्लक को हम लोग क्या बोलते हैं, फेरिंग्स बोलते हैं। फेरिंग्स, ग्रसनी, जो कि कॉमन रास्ता होता है, जहां से हवा भी जा रहा होता है और जहां से वो खाना भी जा रहा होता है, ठीक है। यहाँ पे दो पाइप है, इसको आप ऐसे समझिए। यहाँ पे देखिए, ये जो है ना नाक से आने वाला रास्ता, ये नाक से आ रहा है, ये मुंह से। ये दोनों का कॉमन जो यहाँ पे रास्ता है, जहां से ये डिसाइड होगा कि हवा इधर जाएगा, खाना इधर जाएगा। तो जो कॉमन रास्ता होता है ना, उसी को हम लोग कहते हैं फेरिंग्स, ठीक है, ग्रसनी कहते हैं। तो ग्रसनी आप समझ गए। अब यहाँ पे आगे चलिए, ग्रसनी के बारे में एक बार थोड़ा सा पढ़ लीजिए। ग्रसनी जो होता है कॉमन रास्ता होता है जहां से वायु और भोजन दोनों गुजरते हैं, वो होगा ग्रसनी। अब हम पढ़ते हैं लैरिंग्स को। अब यहाँ पे देखिए फिर उसी इमेज को, इस इमेज को देखिएगा, तो ये है श्वास नली और ये है खाने वाला पाइप, ठीक है। तो ये कॉमन रास्ता को तो हम कह दिए
क्या कह दिए, इस कॉमन रास्ता को हम फेरिंग्स कह दिए, फेरिंग्स इस कॉमन रास्ता को कह दिए। अब यहां से स्टार्ट होगा श्वास नली, जिसको हम लोग को पढ़ना है। तो जैसे ही श्वास नली स्टार्ट होगा तो आप एक चीज देख रहे हैं कि ये कॉमन रास्ता है, तो कोई तो चीज होना चाहिए ना कि इधर से खाना जाए, नहीं तो क्या पता चला कि खाना इसी में चला जाए, श्वास नली में। तो यहाँ पे एक आपको ये जो दिख रहा है, यहाँ पे आपको एक ढक्कन पाया जाता है श्वास नली के ऊपर, इसके ऊपर नहीं पाया जाएगा। जो खाना वाला है, जो ग्रास नली है, उसके ऊपर नहीं पाया जाएगा। जो श्वास नली है उसके ऊपर एक ढक्कन पाया जाता है, उस ढक्कन को एपिग्लोटिस कहते हैं, वो कार्टिलेज का बना होता है, ठीक है। तो इस ढक्कन को कहते हैं एपिग्लोटिस। अब यहां से स्टार्ट होगा आपका ये लैरिंग्स, सॉरी यहां से आपका श्वास नली स्टार्ट होगा। तो श्वास नली का जो सबसे टॉप भाग होता है, वहां पे 9 कार्टिलेज का बना हुआ एक मेम्ब्रेन होता है, जो सबसे टॉप भाग पे, जैसे यहाँ पे देखिए, इस इमेज में देखिए, जैसे मानिए कि ये श्वास नली है, तो श्वास नली के ऊपर सबसे पहले ये एपिग्लोटिस लगा हुआ है। अब यहाँ पे जैसे एंटर कीजिएगा तो यहाँ पे कार्टिलेज का बना हुआ एक आपको झिल्ली मिलेगा, जिसको कहते हैं लैरिंग्स। जब आवाज, लैरिंग्स कहते हैं, जब आवाज जनरेट होता है तो इसी लैरिंग्स के वाइब्रेशन के फलस्वरूप आवाज निकलता है। आप देखे होंगे कि आवाज जब भी निकलता है कोई भी इंस्ट्रूमेंट में, उसमें तार में वाइब्रेशन होता है, वाइब्रेशन के फलस्वरूप ही आवाज निकलता है, ठीक है। तो लैरिंग्स जो है ना, वो एक झिल्ली है जो वाइब्रेट करता है आवाज। जब आवाज उसे टकराता है तो हमें आवाज सुनाई देता है, ठीक है। तो लैरिंग्स जो होता है ना, वो कहाँ होता है, इसकी अवस्थिति को देखिए। लैरिंग्स को क्या कहते हैं, स्वर तंत्र कहते हैं। लैरिंग्स की अवस्थिति कहाँ है, तो श्वास नली के ऊपरी हिस्से में, ठीक है, एपिग्लोटिस के नीचे, एपिग्लोटिस के नीचे और श्वास नली के ऊपरी हिस्से में। यानी एपिग्लोटिस जब ढकेगा तो किसको बंद करेगा, श्वास नली को भी बंद करेगा। इसलिए हम खाना खाते समय बोल नहीं पाते हैं, और खाना खाते समय बोलना भी नहीं, जैसे आप निगल रहे हैं उसी टाइम आप बोल नहीं सकते। क्यों? क्योंकि जो आपका स्वर तंत्र है वो ढक गया है एपिग्लोटिस से, ठीक है। तो श्वास नली के ऊपरी हिस्से में आपको स्वर तंत्र पाया जाएगा। ये उपास्थियों के 9 टुकड़े से बना होता है और ये आवाज निकालने में सहायक होता है, ठीक। अब मैंने इसी में बताया था कि जो ट्रैकिया होता है इसी के ऊपर ढक्कन होता है, मतलब इसी स्वर तंत्र के ऊपर ट्रैकिया, ये जो श्वास नली है, श्वास नली में यहाँ पे स्वर तंत्र है, तो इसी श्वास नली के ऊपरी हिस्से में ये एपिग्लोटिस पाया जा रहा है। तो इसके ऊपर यानी श्वास नली के ऊपर एक ढक्कन पाया था, इसको एपिग्लोटिस कहते हैं। अब हम आगे चलते हैं। तो हम लोगों ने अभी तक क्या क्या देखा, हम लोगों ने अभी तक देखा नासा छिद्र, नासा का पार्ट, कॉमन रास्ता जहाँ पे मुंह भी खुल रहा है और जो नाक का द्वार है, नाक जहाँ पे हवा जा रहा है वो भी खुल रहा है, उसको कहेंगे ग्रसनी, जिसको हम लोग हल्लक कहते हैं। उसके बाद जो है वो 2 पाइप में डिवाइड होता है, ठीक है। एक पाइप को ट्रैकिया कहते हैं, श्वास नली, और दूसरे को ग्रसनी या ग्रास नली कहते हैं। तो कपाट किस पे लगा होता है, कपाट लगा होता है श्वास नली पे, जिसको क्या कहते हैं, एपिग्लोटिस कहते हैं। और उसी श्वास नली के ऊपरी हिस्से में क्या पाया जाता है, लैरिंग्स। लैरिंग्स क्या होता है, स्वर तंत्र होता है जो आवाज निकालने में हमें सहायता प्रदान करता है, ठीक है। और जो दूसरा होता है वो खाना ले जाता है, यानी जब खाना आएगा तो ये ढक्कन बंद हो जाएगा श्वास नली वाला। आपको याद रखना है कि ढक्कन कहाँ पे होता है, श्वास नली पे। स्वर तंत्र कहाँ पाया जाता है, जो श्वास नली उसके ऊपरी हिस्से में, ठीक है, 9 कार्टिलेज का बना होता है। अब यहाँ पे एक चीज याद रखिएगा कि पुरुषों में ना इस झिल्ली के ऊपर भी एक और झिल्ली आ जाता है, इस कार्टिलेज के ऊपर, इस कार्टिलेज का बना हुआ है स्वर तंत्र, तो इस कार्टिलेज के ऊपर भी एक झिल्ली आ जाता है पुरुषों में। जब पुरुष परिपक्व होते हैं, 15-16 साल प्यूबर्टी एज को क्रॉस करते हैं, तो स्वर तंत्र पे पुरुषों में एक विशेष संरचना का निर्माण होता है, जिसको एडम्स एप्पल कहते हैं। तो क्वेश्चन पूछा था कि एडम्स एप्पल का संबंध किस तंत्र से है, तो श्वसन तंत्र से है, ठीक है। और ये केवल पुरुषों में होता है, इसकी वजह से जो पुरुष का तारत्व है, जो पिच है, वो निम्न हो जाता है, ठीक है। पुरुषों का जो तारत्व है वो निम्न हो जाता है, आवाज भद्दा हो जाता है, इसी एडम्स एप्पल के वजह से। महिलाओं में ये नहीं होता है, तो महिलाओं का जो तारत्व है वो ऊंचा होता है, ठीक है। अब हम आगे चलते हैं। अब उसके बाद श्वास नली को देखना है, लैरिंग्स तक पहुंच गए, अब श्वास नली को देखते हैं। तो श्वास नली जो है ना, वो एक नली है जिसमें 14 सी के आकार का कार्टिलेज चिपका रहता है, ऐसे सी का आकार का। जैसे आप यहाँ पे श्वास नली को समझिएगा, ये श्वास नली, तो यहाँ सी 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 के आकार का कार्टिलेज का बना हुआ इस पाइप को
स्ट्रेट खड़ा रखने के लिए ये पाइप चिपके ना, ये पाइप सटे ना, और इस पाइप मतलब खड़ा रहे, इस वजह से वो प्लास्टिक का बना हुआ 14 सी के आकार का रिंग्स पाया जाता है। ठीक है, ठीक है। इसकी लंबाई कितनी होती है? तो 10 से 11 सेंटीमीटर इसकी लंबाई होती है। और इसके ऊपर क्या होता है? सी आकार की सुरक्षा परत होती है, जो इसको सिकुड़ने और चिपकने से बचाती है। ठीक है। अब ये जो श्वास नली है वो आगे जाके दो भाग में बढ़ जाएगा। जैसे ही दो भाग में बटेगा उसको कहेंगे ब्रोंकाई। ठीक है। ट्रैकिया, श्वास नली जिसको कहते हैं, वो आगे जाके दो शाखा में बढ़ जाती है जिसको ब्रोंकाई कहते हैं। और वो उन्हीं दोनों शाखाओं पे क्या होंगे? दोनों फेफड़े होंगे। ठीक है। अब फिर वो जो ब्रोंकाई है आगे जाके और कई शाखाओं में बढ़ जाएगा जिसको हम ब्रोंकियोल्स कहेंगे। क्या कहेंगे? ब्रोंकियोल्स कहेंगे। ठीक है। उसके बाद इन्हीं ब्रोंकियोल्स पे, अब देखिए देखिए इन्हीं ब्रोंकियोल्स पे सबसे पहले क्या हुआ? श्वास नली। श्वास नली आगे जाके किसमें बेटा? ब्रोंकाई में। ब्रोंकाई ब्रोंकियोल्स में बेटा, और इसी ब्रोंकियोल्स के सिरे पे गुच्छे नुमा संरचना पाई जाती है, अंगूर के गुच्छे जैसी, ऐसे 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 इसी ब्रोंकियोल्स के सिरे पे पाई जाएंगी। ठीक है, जिसको हम क्या कहेंगे? कुपिका कहेंगे। क्या कहेंगे? कुपिका। आप एक बार, मैंने इमेज यहाँ बनाया था, इसको देखिए। यहाँ देखिए ट्रैकिया है, ट्रैकिया दो भाग में बटा, किसमें किसमें? ट्रैकिया बटा ब्रोंकाई में, फिर ब्रोंकाई किसमें बटा? ब्रोंकियोल्स में। ब्रोंकियोल्स के टॉप पे क्या है? कुपिका। ठीक है। और कुपिका का काम क्या होता है? इसको देखिए, देखिए कुपिका जो होती है ना, जो गुच्छे समान संरचना होती है ब्रोंक्यूल्स पे, उसका काम है गैसों का एक्सचेंज करना। गैसों का एक्सचेंज करना, गैसें यहीं से एक्सचेंज होगी। तो गैसों का एक्सचेंज क्या होता है, कैसे होता है, इसको देखिए। यहाँ पे ब्लड सेल्स पाई जाती है, ब्लड के सेल्स आए हुए रहते हैं, ब्लड की जो कोशिकाएं हैं यहाँ तक पहुंची रहती है, तो यहाँ पे ब्लड का फ्लो होता रहता है। तो होता क्या है कि जब हम सांस लेते हैं तो सांस से जो ऑक्सीजन अंदर गया, ऑक्सीजन अंदर गया, इस कहां तक पहुंचा? सबसे पहले तो नाक पे पहुंचा, नासा छिद्र, नासा का पार्ट, पैरिंग्स, लैरिंग्स, ट्रैकिया, ब्रोंकाई, ब्रोंकियोल्स, और एल्वोलाई तक पहुंचा। एल्वोलाई तक पहुंचा हुआ है कौन? जो रक्त की कोशिकाएं हैं वहां तक पहुंची हुई हैं। अब क्या होता है कि मैंने जो लिया ऑक्सीजन, वो इन रक्त कोशिकाओं में उपस्थित हीमोग्लोबिन से अभिक्रिया करेगा। किससे का अभिक्रिया करेगा? हीमोग्लोबिन से, क्योंकि आप जानते हैं कि रक्त में होता है हीमोग्लोबिन, और ये हीमोग्लोबिन उससे अभिक्रिया करके बना लेगा ऑक्सी हीमोग्लोबिन, HbO2, HbO2 बना लेगा। अब ये ऑक्सी हीमोग्लोबिन रक्त के माध्यम से शरीर की कोशिकाओं तक पहुंचेगा, कोशिकाओं तक पहुंच जाएगा। ठीक है। अब शरीर की कोशिकाओं तक ये जो है ऑक्सीजन पहुंच गया। अब आप जानते हैं कि मैंने पहले बताया कि पाचन के फलस्वरूप ग्लूकोज बना है, और उस ग्लूकोज को जब तक ये ऑक्सीजन नहीं तोड़ेगा तब तक की ऊर्जा नहीं मिलेगा शरीर को। सिर्फ पाचन से कभी भी ऊर्जा नहीं मिलेगा, क्योंकि सिर्फ ग्लूकोज बना है, उस ग्लूकोज को कौन तोड़ेगा? ऑक्सीजन। अब वहां तक शरीर की कोशिकाओं तक पहुंच गया ऑक्सीजन, और आपके शरीर ने पाचन के फलस्वरूप जो ग्लूकोज बनाया है उसको अब तोड़ने का काम करेगा। कौन तोड़ेगा? ऑक्सीजन। तोड़ने के बाद जब टूटता है ग्लूकोज तो क्या निर्माण होता है? कार्बन डाइऑक्साइड का। ठीक है। तो तोड़ने के बाद एनर्जी मिल जाएगा, और जो कार्बन डाइऑक्साइड, ये हीमोग्लोबिन जो है ऑक्सीजन को ले गया, रक्त की कोशिकाओं तक पहुंचा दिया, शरीर की कोशिकाओं तक हीमोग्लोबिन पहुंचा दिया ऑक्सीजन को, ऑक्सीजन अभिक्रिया करके ग्लूकोज को तोड़ दिया, उसके फलस्वरूप जो कार्बन डाइऑक्साइड बना फिर इसको ले लेगा, ये हीमोग्लोबिन अपने में सटा लेगा। एक बार एल्वोलाई के पास ऑक्सीजन को सटाया था, जाके तुड़वा दिया किसको? ग्लूकोज को। ग्लूकोज को तुड़वाने के बाद उस क्या मिला? कार्बन डाइऑक्साइड। उसको फिर लिया अपने अंदर और पहुंच गया उसी रक्त के माध्यम से उसी एल्वोलाई तक, और फिर निकाल दिया गया। समझ गए? जब हमने सांस लिया ऑक्सीजन आया, ऑक्सीजन को पकड़ा कौन? रक्त कोशिका में मौजूद हीमोग्लोबिन पकड़ के ले गया कहां तक? शरीर की कोशिका तक। शरीर की कोशिकाओं को क्या किया कि ग्लूकोज को तुड़वाया कि तोड़ो। तोड़ने के बाद क्या मिला? ऊर्जा मिल गया, और अवशेष के रूप में कार्बन डाइऑक्साइड मिला। उस कार्बन डाइऑक्साइड को फिर अपने में सटाया, फिर एल्वोलाई तक निकाल दिया। ठीक है। तो ऐसे होता है गैसों का परिवहन। ठीक है। तो हमने एक तरीके से बाहरी श्वसन को देख लिया। अब हम कोशिकाओं के आंतरिक श्वसन को देखते हैं, जो कि कोशिका के अंदर होता है। ठीक है। तो जो आंतरिक श्वसन होता है उसको हम कोशिकीय श्वसन भी कहते हैं। अब ये जो कोशिकीय श्वसन है वो दो तरीका से होता है।
एक ऑक्सीजन की उपस्थिति में होता है और दूसरा ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में होता है। जो ऑक्सीजन की उपस्थिति में होता है उसको हम ऑक्सीशोषण कहते हैं, और जो ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में होता है उसको हम अनऑक्सीशोषण कहते हैं। इसके साथ ही एक बात और जान लीजिए कि जो अनऑक्सीशोषण है वो कोशिका द्रव में होगा और जो ऑक्सीशोषण है वो माइटोकॉन्ड्रिया में होगा। ठीक है, तो अब यहाँ पे एक चीज को बहुत अच्छे से समझिएगा। जितने भी एक कोशिकीय अल्प विकसित जो जीव होते हैं जिनमें जो कोशिकांग है वो उतनी अच्छी तरीके से विकसित नहीं होती है, उनमें ज्यादातर अनऑक्सीशोषण होता है। यानी उनमें जो श्वसन होगा कोशिकाओं के स्तर पे वो कोशिका द्रव में ही होगा। कोशिका द्रव तक ही ग्लूकोज टूटेगा और उसे एनर्जी लेंगे और वो अपना काम चलाते रहेंगे। इसके अंतर्गत जीवाणु, ईस्ट या बीजों का अंकुरण जो देखा जाता है वो अनऑक्सीशोषण के अंतर्गत आता है। अब यहाँ पे आपके दिमाग में एक बात आएगा कि जीवाणु तक तो बात ठीक है कि जीवाणु में उतने विकसित कोशिकांग यहाँ की माइटोकॉन्ड्रिया नहीं होते हैं, तो वो अपना काम चला लेता है अनऑक्सीशोषण करके, क्योंकि उसमें कोशिका द्रव ही और कुछ अल्प विकसित, बहुत कम विकसित कोशिकांग पाए जाते हैं। तो उनमें तक तो बात समझ में आता है कि वो अनऑक्सीशोषण कर लेगा, ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में भी वो शोषण कर लेगा और अपने कोशिका द्रव में भी वो शोषण कर लेगा। लेकिन जो ईस्ट होता है उसमें तो माइटोकॉन्ड्रिया होता है। तो इसका जवाब ये है कि जो ईस्ट होता है ना वो ऑक्सीजन की अनुपस्थिति वाले क्षेत्रों में ज्यादा पनपते हैं। अब उनको जीना है, और अब आप जानते हैं कि योग्यतम की उत्तरजीविता होती है। डार्विन ने कहा था ना कि जो सबसे ज्यादा सरवाइव कर पाएगा वही जो है सरवाइव कर पाएगा, जो योग्य होगा। तो वो जो ईस्ट है ना वो बोलता है कि ठीक है, हमारे पास तो ऑक्सीजन है नहीं, लेकिन हमारे पास माइटोकॉन्ड्रिया है, तो हम उस माइटोकॉन्ड्रिया से ऊर्जा बना के उतना ज्यादा, क्योंकि माइटोकॉन्ड्रिया से ज्यादा मात्रा में ऊर्जा बनाया जाता है, तो हमको उतना ऊर्जा का आवश्यकता है नहीं और हमको जीना भी है, तो हम अपने कोशिका द्रव तक ही ऊर्जा को बनाते हैं, उतना में मतलब मेरा जीवन यापन हो जाएगा। तो अनऑक्सीशोषण के अंतर्गत कौन कौन से जीव आते हैं? जीवाणु आते हैं, ईस्ट आते हैं, और जितने भी जो जिनमें जो कोशिकांग है माइटोकॉन्ड्रिया वगैरह विकसित अवस्था में नहीं पाया जाएगा वो जीव आएंगे। इसके साथ ही बीजों के अंकुरन वाली अवस्था में भी अनऑक्सीशोषण होता है। ठीक है, फर्मेंटेशन में, अंकुरन में। ठीक है, अब एक चीज याद रखिएगा यहाँ पे कि जब जीवाणु को ऊर्जा चाहिए, जीवाणु के बारे में समझिए। तो जीवाणु के कोशिका यानी कोशिका द्रव में जब ग्लूकोज टूटता है ना, तो ग्लूकोज टूट के क्या बनता है? लैक्टिक एसिड बनता है। ठीक है, जब जीवाणु के, देखिए जीवाणु के ये कोशिका द्रव है, कोशिका द्रव में ग्लूकोज जो है ना वो टूटेगा। जब ग्लूकोज टूटेगा तो क्या बनता है? लैक्टिक एसिड बनता है। टूट के लैक्टिक एसिड बनता है और इसी लैक्टिक एसिड से वो अपना काम चला लेता है। ठीक है, तो जीवाणु का जब कोशिकीय शोषण होगा तो क्या निर्माण होगा? लैक्टिक एसिड का। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए जो ईस्ट होता है, ईस्ट में क्या होगा कि जब ईस्ट में कोशिका द्रव, क्योंकि इसमें भी कोशिका द्रव तक ही श्वसन होगा, तो ईस्ट का जो कोशिका द्रव है उसमें जब ग्लूकोज टूटेगा तो किसमें बनेगा? ग्लूकोज टूट के क्या बनेगा? एल्कोहल बनेगा। एल्कोहल क्या बनेगा? एल्कोहल। इसी ग्लूकोज के अल्कोहल में टूटने की अभिक्रिया को किण्वन कहते हैं, या फिर फर्मेंटेशन कहते हैं। और कार्बन डाइऑक्साइड निकलेगा इधर से भी इधर से भी, तभी तो वो ले जाएगा एल्वोलाइट। ठीक है, तो ये होता है। ठीक है, अब हम आगे चलते हैं, अब हम मानव में देखते हैं। ठीक है, हमने प्रोकैरियोटिक कोशिकाओं में देख लिया, अल्पविकसित कोशिकाओं में देख लिया कि श्वसन जो होगा अनऑक्सी प्रकार का होगा, लेकिन मानव में जो होता है ना श्वसन, वो दोनों प्रकार का होता है। ऑक्सी श्वसन भी होता है और अनऑक्सी श्वसन भी होता है। ठीक है, मानव में कैसा श्वसन होता है? ऑक्सी प्रकार का भी श्वसन होता है और अनऑक्सी प्रकार का भी श्वसन होता है। ठीक है, अब इसके हम आगे चलते हैं। मैंने अनऑक्सी श्वसन को आपको बता दिया कि जीवाणु में, ईस्ट में, बीजों के अंकुरन में जो होगा वो क्या होगा? अनऑक्सी श्वसन होगा। इसमें क्या होता है कि जो कोशिका द्रव है, कोशिका द्रव जो है उसमें ग्लूकोज का जो है वो विखंडन होता है, ग्लूकोज टूटता है और ग्लूकोज टूट के जीवाणु में लैक्टिक एसिड बनता है और जीवाणु उससे अपना ऊर्जा ले लेता है
और ईस्ट में क्या बनता है, एल्कोहल बनता है, उससे वो अपना जीवन यापन कर लेता है, ग्लूकोज टूट के बनता है। ठीक है, लेकिन ठीक है, तो यहाँ पे कितना एटीपी ऊर्जा का निर्माण होता है, तो देखिए 4 एटीपी ऊर्जा का निर्माण होता है। ठीक है, जब देखिए एक बात समझिएगा, यहाँ पे बहुत अच्छे तरीके से देखिएगा, आपके शरीर के पास जो है वो पहले से एनर्जी रहता है 2 एटीपी का। 2 एटीपी का जो एनर्जी था वो आपके शरीर के पास पहले से था। उस 2 एटीपी को आपने किसको तोड़ने के लिए यूज कर लिया, ग्लूकोज को। तो ये 2 एटीपी ग्लूकोज टूटा तो कितना एटीपी का निर्माण हुआ, 4 एटीपी का। 4 एटीपी का निर्माण हुआ, तो 4 एटीपी में से 2 एटीपी जो आपका पहले से था वो यूज हो गया, तो आपके पास 2 ही एटीपी बचा ना। इसको बहुत अच्छे से समझिएगा, इसके बाद ही आप समझ पाइएगा। ठीक है, यहाँ पे देखिए, आपके शरीर के पास थोड़ी बहुत ऊर्जा होती है तभी वो ग्लूकोज को तोड़ पाएगा। तो आपके शरीर के पास कोशिका द्रव में 2 एटीपी की ऊर्जा पहले से मौजूद होती है, जिसका वो यूज किसके लिए करता है, ग्लूकोज को तोड़ने के लिए। अब ग्लूकोज को तोड़ता है तो 4 एटीपी ऊर्जा का निर्माण होता है। तो 4 एटीपी ऊर्जा का निर्माण हुआ और आपने 2 एटीपी पहले लगा दिया था, तो पहले 2 एटीपी उसको दे के बराबर खींचेगा ना, ताकि वो फिर से कोशिका जीवित रहे। उसके पास जो 2 एटीपी ऊर्जा है वो बरकरार रहे, ताकि फिर कभी ग्लूकोज आए तो वो तोड़ सके। तो 4 एटीपी में से जो यूज किए थे ग्लूकोज को तोड़ने के लिए, वहां 2 एटीपी दे दीजिएगा, तो आपके पास बचेगा कितना एटीपी, 2 एटीपी। अब इस 2 एटीपी में जो है ग्लूकोज, अब यहाँ पे हो गया 2 एटीपी। जो ग्लूकोज को तोड़ने की प्रक्रिया है ना, उसको क्या कहते हैं, ग्लाइकोलिसिस कहते हैं। जब हम ग्लूकोज को तोड़े थे 2 एटीपी से, तो उसको क्या कहे थे, ग्लाइकोलिसिस कहे थे। और 4 एटीपी बना था, 2 एटीपी फिर से दे दिए, और वो जो 2 एटीपी था ना, वो टूटेगा पायरुविक एसिड में मनुष्यों में। किसमें, मनुष्यों में। लेकिन जीवाणु में किसमें टूटेगा, लैक्टिक एसिड में। ईस्ट में किसमें टूटेगा, एल्कोहल में। मनुष्यों में किसमें टूटेगा, जो 2 एटीपी बचा वो पायरुविक एसिड में। अगर आप नहीं समझ पाए तो फिर से सुनिए, जब हमने खाना खाया तो ग्लूकोज बना पाचन के फलस्वरूप। अब ग्लूकोज बना, ग्लूकोज को तोड़ना है। ग्लूकोज को कौन ले गया, एल्वोलाई पास एक्सचेंज हुआ, ब्लड सेल्स जो है वो पकड़ी, ऑक्सीजन को पकड़ के ले गई कहां पे, कोशिका तक। इधर से ग्लूकोज आया हुआ है। ठीक है, अब ऑक्सीजन की उपस्थिति में क्या हुआ कि आपके कोशिकाओं के पास 2 एटीपी पहले से थी, और उसी 2 एटीपी की मदद से सबसे पहले ग्लूकोज को तोड़ा जाएगा। जैसे ही ग्लूकोज को तोड़ा जाएगा, उस प्रक्रिया को कहेंगे ग्लाइकोलाइसिस। तोड़ने के फलस्वरूप 4 एटीपी ऊर्जा का निर्माण होगा। ठीक है, और जो ग्लूकोज है वो किसमें टूटेगा, 2 एटीपी, वो टूटेगा पायरुविक एसिड में। वो किसमें, वो 2 पायरुविक एसिड में टूट जाएगा। ठीक है, और जो 2 एटीपी आपने लिया था तोड़ने के लिए ग्लूकोज को, वो वापस ले लीजिएगा, और आपको जो है 2 एटीपी का शेष आपके पास बचेगा। तो निर्माण कितने एटीपी का होता है, 4 एटीपी का। बचता कितने एटीपी है, 2 एटीपी। ठीक है, समझ गए आप। और ग्लूकोज किसमें टूटा, मानव शरीर में पायरुविक एसिड में। ठीक है, अब हम आगे चलते हैं। अब आगे चलिएगा, तो अगर आप जीवाणुओं और ईस्ट का बात कीजिएगा तो वहीं तक बात खत्म है। वहीं पर उनका लैक्टिक एसिड मिलता है जीवाणु का, और उसका जो बनता है वो अल्कोहल बनता है, उनका काम खत्म हो जाता है। लेकिन मनुष्यों में उसके आगे क्रिया होगी, क्योंकि मनुष्यों की कोशिकाओं में माइटोकॉन्ड्रिया है। तो वो जो 2 एटीपी ऊर्जा बचा वहां पे, उसके बाद आपका जो ग्लूकोज है वो किसमें टूट गया, पायरुविक एसिड में। अब जो वो पायरुविक एसिड में जो टूटा हुआ है, वो अब आगे चलेगा एक और चक्र, उस पायरुविक एसिड पे एक और चक्र चलेगा। तो ये जो शोषण होगा वो कहाँ होगा, वहां तक कोशिका द्रव में शोषण हो गया, 2 पायरुविक एसिड बन गया। अब ग्लूकोज 2 पायरुविक एसिड में टूट गया, अब पायरुविक एसिड आगे जा रहा है माइटोकॉन्ड्रिया के पास। तो इस ऑक्सीशोषण में क्या होगा, कहां पे होगा, सबसे पहले माइटोकॉन्ड्रिया में। अब यहाँ पे उस पायरुविक एसिड पे क्या चलेगा, क्रेब्स साइकिल। कोशिका द्रव में क्या चलता है, ग्लाइकोलाइसिस। माइटोकॉन्ड्रिया में क्या चलता है, क्रेब्स साइकिल। अब उस क्रेब्स साइकिल चलने की वजह से आपको 2 पायरुविक एसिड बना था ना ग्लूकोज के टूटने से, तो एक पायरुविक एसिड से 18 एटीपी ऊर्जा का निर्माण होता है। तो 2 पायरुविक एसिड टूटेगा तो 36 एटीपी ऊर्जा का निर्माण होगा। तो 36 एटीपी से आपको शरीर को ऊर्जा नहीं मिलती है, क्योंकि जब तक 38 एटीपी नहीं होगा तब तक आपके शरीर में ऊर्जा का निर्माण नहीं होगा। ठीक है, तो आप याद कीजिए कि आपने जब कोशिका द्रव में 2 एटीपी की मदद से ग्लूकोज को तोड़ा था, तो आपको 4 एटीपी ऊर्जा मिला था, जिसमें से 2 एटीपी फिर से आप कोशिका को दे दिए थे, और आपके पास 2 एटीपी शेष बचा था। तो वो 2 एटीपी और ये 36 एटीपी मिलकर आप 38 एटीपी जो है वो कर लेंगे, और इसके बाद आपके शरीर में एनर्जी जो है वो क्रिएट हो जाएगा। ठीक है, इस प्रकार आपके शरीर में ग्लूकोज यानी एनर्जी
क्रिएट हो जाएगा। ठीक है, तो उम्मीद करते हैं कि मैंने जो कोशिकीय श्वसन है उसको बहुत अच्छे तरीके से समझा दिया होगा। ठीक है, इसके बाद हम चलते हैं। अब यहाँ पे हम कुछ फैक्ट्स को देख लेते हैं जहां से क्वेश्चन आपके बिहार एसआई के एग्जाम में आने के चांसेस है ही। देखिए, जो एक कोशिकीय जीव होता है उसमें श्वसन कैसे होता है? विसरण विधि के द्वारा। जो जलीय जीव होते हैं उनमें श्वसन फ्लोम के द्वारा। जो जीवाणु होते हैं उनमें जो श्वसन मीसोसोम के द्वारा। जो केचुआ होता है उसमें श्वसन त्वचा के द्वारा होता है। जो मेढक होता है जब प्रौढ़ावस्था में होता है तब श्वसन त्वचा के द्वारा होता है। जब वो टेडपोल अवस्था में होता है, शिशु अवस्था में होता है, तो वो क्लोम के द्वारा ही सांस लेता है। और जो कीट होता है ना, वो उसके शरीर में ही एक श्वास नली पाई जाती है जिसके माध्यम से वो सांस लेता है। ठीक है, मैंने बहुत बार बता के आपको वो अभिक्रिया जो प्रक्रिया है उसके स्तर पर समझाने का प्रयास किया है। लास्ट में एक बार फिर से मैं आपको वीडियो दूंगा। ठीक है, क्योंकि वो समझना सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए, अधिक गहराई में जाने में जो गोताखोर है वो पानी में ऑक्सीजन के साथ हीलियम ले जाता है। ठीक है, लेकिन जब कम गहराई पे जाता है तो ऑक्सीजन के साथ नाइट्रोजन ले जाता है। ऐसा क्यों होता है? तो हमारा जो लंग्स है या हमारा जो एल्वेलाई है वो नाइट्रोजन का आदी हो चुका है। एनवायरमेंट से नाइट्रोजन लेते लेते उसको आदत हो गया है, वो अच्छा काम करता है। ठीक है, इसलिए कम गहराई पे हम जाते हैं तो नाइट्रोजन लेके जाते हैं क्योंकि हमारा शरीर उसका आदी हो चुका है नाइट्रोजन का। लेकिन अधिक गहराई पे जाने पे क्या होता है, हम नाइट्रोजन नहीं ले जाते हैं, हम हीलियम ले जाते हैं। नाइट्रोजन क्यों नहीं ले जाते हैं? क्योंकि जब प्रेशर होता है, जब जितना गहराई पे जाएगा आपके शरीर ब्लड पे उतना प्रेशर बढ़ेगा, तो उस प्रेशर की वजह से वो नाइट्रोजन ऑक्सीजन से अभिक्रिया करके जो है वो दम घुटू चीज बना देता है। आपका दम घुटने लगेगा अगर आप नाइट्रोजन लेके जाइएगा। इसलिए हम हल्की गैसों को ले जाते हैं, इसलिए हम हीलियम ले जाते हैं। अधिक गहराई पे जाते हैं तो क्या ले जाते हैं? ऑक्सीजन के साथ हीलियम ले जाते हैं। ठीक है, और कम गहराई पे जाते हैं तो ऑक्सीजन के साथ नाइट्रोजन ले जाते हैं। ठीक है, अब मेरे हिसाब से मैंने एक चीज छोड़ा है, उसको फिर से देखिएगा। यहाँ पे मैं जब ये बता रहा था तो एक श्वसन का एक और भाग होता है डायफ्राम। तो जो लंग्स के नीचे और उदर गुहा के ऊपर पेट और लंग्स के बीच में एक झिल्ली पाया जाता है जो क्या करता है कि इस लंग्स से हवा बाहर निकालने और लंग्स को फैलाने का काम करता है। लंग्स को फैलाने सिकोड़ने का काम करता है। ये जब ऊपर जाएगा तो लंग्स सिकुड़ेगा, हवा बाहर निकलेगा ट्रैकिया के माध्यम से। जब ये फैलेगा तो हवा अंदर आएगा। गर्भवती महिलाओं में ये काम नहीं कर पाता है क्योंकि गर्भवती महिलाएं जो होती हैं उनका जो वक्ष है, पेट है, वो पहुंच जाता है ये डायफ्राम के तक, तो ये डायफ्राम उतना सही से काम नहीं कर पाता। वैसी स्थिति में जो पेट है और जो छाती है वही अपना एडजस्ट कर लेता है। ठीक है, तो इस प्रकार से डायफ्राम को मैंने समझा दिया। अब यहाँ पे मैं एक बार जल्दी से ओवरव्यू देता हूं, जब 2 मिनट के अंदर आप देखिएगा। ठीक है, देखिए मैंने बताया कि श्वसन तंत्र में जब हम खाना खाते हैं तो क्या बनता है? कार्बोहाइड्रेट, उससे ग्लूकोज बनता है। ग्लूकोज से ऊर्जा नहीं मिलती है, जब उसमें ऑक्सीजन अभिक्रिया करता है, ऑक्सीजन उसको तोड़ेगा तब जाकर हमको ऊर्जा मिलेगी। किसी तोड़ने की अभिक्रिया, क्योंकि ऑक्सीजन तो उपस्थिति में हो रही है तो इसको ऑक्सीकरण करेंगे। तोड़ने की अभिक्रिया कहते हैं अपचाई। उसके बाद मैंने बताया श्वास क्या होता है? ये बाह्य श्वसन के अंतर्गत आता है जिसमें हम जो है सांस को लेते हैं, सांस को छोड़ते हैं। इसका परसेंटेज जो है आपको याद रख लेना होगा। उसके बाद आगे आइएगा तो आगे मैंने बताया श्वसन मार्ग को। तो सबसे पहले होता है नासा छिद्र, इसमें धूल कण को रोकेगा। इसके ऊपर नासा का पार्ट म्यूकस निकलेगा जो कि जीवाणु विषाणु को जाने से रोकेगा। इसके साथ यहाँ पे एक ऑल्फैक्टरी लोब होता है जो कि सुगंध का एहसास कराता है। उसके बाद मैंने आपको बताया फायरिंग्स जो होता है वो कॉमन रास्ता होता है जहां से सांस भी जाता है और खाना भी जाता है, जिसको हम लोग हल्लक कहते हैं। उसके बाद जो है आपको एक रास्ता होगा स्वर तंत्र, एक रास्ता होगा आपको सांस नली, एक रास्ता होगा ग्रास नली। श्वास नली के ऊपर क्या होगा? इपिग्लोटिक्स जो कि ढकने का काम करेगा श्वास नली को। जब खाना आएगा तो श्वास नली ढका जाएगा। उसी श्वास नली के ऊपरी भाग में पाया जाएगा स्वर तंत्र। ठीक है, जो कि झिल्ली नुमा संरचना होती है, उससे जो है साउंड प्रोड्यूस होता है, हम बोल पाते हैं, वो वाइब्रेट करता है। तो और उसी लैरिंग्स में मैंने बताया कि पुरुषों के लैरिंग्स के ऊपर एक और झिल्ली आ जाता है जिसको एडम सेपल कहते हैं। उसके बाद मैंने बताया श्वास नली 14-15 कार्टिलेज की सी आकार की एक पाइप होती है जो कि फेफड़ों तक गई होती है। और ये जो श्वास नली है वो आगे जाकर 2 भाग में डिवाइड होगा। जब 2 भाग में डिवाइड होगा तो उसको ब्रोंकाई कहेंगे, और वो ब्रोंकाई आगे जाके और अलग ज्यादा भाग में डिवाइड होगा तो उसको ब्रोंक्यूल्स कहेंगे। और उन्हीं ब्रोंक्यूल्स की ऊपरी सिराओं पे जो गुच्छा समान संरचना होती है जिसको एल्वोलाई कहते हैं। एल्वोलाई में क्या होता है कि गैसों का एक्सचेंज होता है। अब ये जो गैसों का एक्सचेंज होता है मैंने बताया कैसे गैसों का एक्सचेंज होता है। तो इसके लिए मैंने आपको बताया कि जो हमने सांस लिया है
उसमें एल्वोलाई में रक्त कोशिकाएं मौजूद होती है, हीमोग्लोबिन मौजूद होती है। हीमोग्लोबिन उस ऑक्सीजन साथ अभिक्रिया करके उस ऑक्सीजन को ले जाता है कोशिका तक, कोशिका तक ले गया, ऑक्सीजन से ग्लूकोज को तुड़वाया और तुड़वाने के फलस्वरूप कार्बन डाइऑक्साइड मिला, फिर वही हीमोग्लोबिन उस कार्बन डाइऑक्साइड को पकड़ेगा, एल्वोलाई तक लाएगा, सांस मार के चलते, सांस मार के जरिए निकाल देगा। ठीक है, उसके बाद मैंने आपको ये बता दिया, यहां तक मैंने आपको बता दिया। अब मैंने बताया कोशिकीय शोषण। कोशिकीय शोषण मैंने दो तरीके से बताया, एक होता है ऑक्सी शोषण और दूसरा होता है अनऑक्सी शोषण। तो मैंने सबसे पहले अनऑक्सी शोषण के बारे में बताया कि ये जो होता है वो प्रोकैरियोटिक कोशिकाओं में होता है, अल्प विकसित कोशिकाओं में होता है, या वैसे जीव जो ऑक्सीजन की कमी वाले स्थान में रहते हैं। तो इस अभिक्रिया को मैं समझाता हूँ फिर से एक मिनट के अंदर। तो देखिए इसकी अभिक्रिया क्या होती है कि जो ग्लूकोज है उसको तोड़ना है, तो तोड़ने के लिए एनर्जी चाहिए होगा, तो कोशिका के पास 2 एटीपी एनर्जी पहले से मौजूद होता है। उस 2 एटीपी की मदद से इस ग्लूकोज को तोड़ा जाता है। अब इस ग्लूकोज को जो तोड़ा जाता है ना, उस अभिक्रिया को ग्लाइकोलाइसिस कहते हैं। ठीक है, और जीवाणुओं में जब ग्लूकोज टूटता है तो वो लैक्टिक एसिड में बदलता है, और जो ईस्ट में जो टूटता है तो वो अल्कोहल में बदलता है, और जब मानव में टूटता है ये ग्लूकोज तो ये 2 पायरुविक एसिड में चेंज हो जाता है। ठीक है, और 4 एटीपी का ऊर्जा का निर्माण होता है। ये मानव का ये है, ये अभिक्रिया मानव का है। ठीक है, आपके शरीर के पास 2 एटीपी पहले से था, ग्लूकोज ने तोड़ा, 4 एटीपी ऊर्जा बना, तो 2 एटीपी फिर से शरीर को दे दिया जाएगा ताकि फिर से ग्लूकोज को तोड़ सके। 2 एटीपी है शेष। उसके बाद ग्लूकोज किसमें टूटा, किस अभिक्रिया के माध्यम से, ग्लाइकोलाइसिस के माध्यम से। आपके शरीर की बात हो रही है पायरुविक एसिड में, जीवाणु के शरीर में किसमें टूटेगा, लैक्टिक एसिड में, और ईस्ट के शरीर में किसमें टूटेगा, अल्कोहल में। ठीक है, तो हमारे शरीर की बात होगी, पायरुविक एसिड तक काम हो गया। इसके बाद हमारे शरीर में माइटोकॉन्ड्रिया होता है, तो ये पायरुविक एसिड आगे जाएगा माइटोकॉन्ड्रिया में, और जो माइटोकॉन्ड्रिया में शोषण होता है उसको ऑक्सी शोषण कहते हैं। वहां पे क्या चलेगा, क्रेब्स साइकिल, एक पायरुविक एसिड टूटेगा तो 18 एटीपी ऊर्जा बनेगा, 2 पायरुविक एसिड टूटेगा तो 36 एटीपी मिलेगा, और आपके पास 2 एटीपी पहले से है तो 36 + 2 38। इस प्रकार आप शोषण कर लेंगे। उम्मीद करते हैं आपको ये सेशन समझ में आ गया होगा। अपने वाणी को विराम देते हैं, धन्यवाद।